हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू जी? ऑल राइट, चलिए ऑल राइट। हाँ, तो पिछले कई क्लासेस से जो हम लोग मैग्नेटिज्म में चल रहे थे जी, उन क्लासेस से आपको कुछ बेनिफिट हुआ, कुछ फ़ायदा हुआ, हो रहा है क्या? उसको समझने में आप कहीं पर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नहीं? अगर है तो आप वो उसे आज डाउट के पॉइंट पर ला करके उसे क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास चलने के लिए आज एक नया टॉपिक है और वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जिसे हम लोग इन शॉर्ट एसी जनरेटर कहते हैं, है ना। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने बहुत कुछ डिस्कशन किया मैग्नेट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। मैग्नेट और मैग्नेट के मैग्नेटिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जी, इस पर हम लोग कई क्लासेस से, पिछले कई क्लासेस से डिस्कशन कर रहे हैं ना। यस, कर रहे हैं। तो फिर अब उसमें वैसे ही वन बाय वन टॉपिक आगे बढ़ते बढ़ते आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं कि आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, एसी करंट जनरेटर। ये एसी करंट जनरेटर होता क्या है? बहुत ही सिंपल मीनिंग है इस एसी जनरेटर का, जिसे हम लोग दिए हैं नाम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का। ठीक है, अल्टरनेटिंग का माने ही होता है बदलना, बारी बारी से बदलना, बार बार बदलना जी। तो क्या करंट को बार बार बदला जा सकता है जी? अब तक तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो डीसी करंट था। यस, वो था डीसी करंट और उसका मैग्नीट्यूड को एक लंबर टाइम तक हम लोग कांस्टेंट पाते थे, उसमें बदलाव नहीं होता था जी। तो इस बार जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है ये हमें बता रहा है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। तो हमें ये समझने के लिए या सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या करंट के वैल्यू को हम लोग बदल सकते हैं? यस, हम लोग बदल सकते हैं और इसीलिए बदलने वाला काम जो डिवाइस करता है उस डिवाइस को हम लोग जनरेटर के नाम से यहाँ पर लिख रहे हैं और इसके बारे में हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, जो डिवाइस बार बार करंट के मैग्नीट्यूड को बदले एक लिमिट के अंदर, मैक्सिमम से मिनिमम और मिनिमम से मैक्सिमम, तो इसके अंदर अगर बार बार बदलने वाला हो तो फिर वो कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। और ये बार बार जो बदलने वाली बात मैं कह रहा हूँ वो इंटरवल ऑफ टाइम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को बदलने के लिए टाइम कुछ मिल रहा हो और किसी को बदलने के लिए टाइम कुछ मिल रहा हो। तो अब हम इस पर डिस्कस करें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर पर, है ना। इसको डिफाइन कर दें और उसके बाद हम एक डायग्राम बना करके इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यस, ये है उसका डिफिनीशन। क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। A device which produces such a current, the value of which varies alternately. एक ऐसा डिवाइस जो ऐसे करंट को पैदा करे, प्रोड्यूस करे, जिसका वैल्यू वेरीज अल्टरनेटली, बारी बारी से बदलता हो, बिटवीन ए लिमिट, एक लिमिट के अंदर, और वो लिमिट क्या है? ब्रैकेट मेंशन है, ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम, मैक्सिमम टू मिनिमम एंड मिनिमम टू मैक्सिमम, इसके बीच में बदलता हो एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम जी। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के माने इक्वल टाइम पर, इक्वल टाइम पे मैक्सिमम टू मिनिमम हो और उतने ही टाइम पर मिनिमम टू मैक्सिमम हो। तो ये अगर करने वाला कोई डिवाइस है, ऐसा काम करने वाला अगर कोई डिवाइस है तो वो डिवाइस कहलाएगा अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। ठीक है, अब चलिए ये काम कैसे करता है अब ये देख लीजिए। इसके लिए हम लोग पहले बनाएंगे डायग्राम और फिर उसके लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जी, और तब उसका लिखेंगे वर्किंग थ्योरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग जी। ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? बहुत ही सिंपल है, इसे याद रखना। अभी हम लोग लास्ट क्लास में जो हम लोग डिस्कशन किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। अब डायग्राम, अब इसका है कंस्ट्रक्शन बना लेंगे, डायग्राम के लिए लेबल कर लेंगे और उसके बाद फिर हम उस पर डिस्क्राइब करेंगे। यस, ये रहा डायग्राम, राइट। अब इस पर लेबलिंग कर दें कौन क्या है।
ड्रा कर लिए। जो लेबलिंग किया हुआ है अब उसको डिस्क्राइब करते हैं इधर। जी, इसमें जो कुछ भी मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, बनाया है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। आप देख सकते हैं ABCD, ये जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। ABCD क्या लिखा गया है? रेक्टेंगुलर लूप ऑफ द आर्मेचर। अब आर्मेचर किसको कहते हैं? आर्मेचर है एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक लॉन्ग कंडक्टर वायर को ऐसे किसी सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर कोर पे वाइंडिंग की जाती हो, जैसे सोलेनॉइड के केस में किया था, है ना। फर्क ये रहेगा कि सोलेनॉइड के केस में वायर को जो वाइंडिंग किया था वो इस तरह किया था, है ना, याद है। और इस बार यहाँ जो करते हैं वो किस तरह से करते हैं? इस पे इस तरह से लाएंगे और ले आएंगे, ठीक है। फिर एक वाइंडिंग हो जाएगा, फिर लाएंगे, फिर लाएंगे, ले जाएंगे, फिर लाएंगे, फिर ले जाएंगे, इस तरह से इस पर करते हैं वाइंडिंग। तो और ये जो वाइंडिंग कर लेंगे कंप्लीट, तो उसी में से एक वाइंडिंग हम ABCD यहाँ पर शो कर रहे हैं, ठीक है। ए नंबर ऑफ वाइंडिंग इस पे तैयार किए जाते हैं। और वो अब ये जो आर्मेचर होगा, ये सिस्टम जो बन गया वही आर्मेचर होगा। अब इस आर्मेचर को एक मैग्नेट जिसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल यहाँ पर आप देख रहे होंगे N और S, उसके बीच के स्पेस में सस्पेंड किया हो रहता है, एडजस्टेड रहता है, टू बी रोटेटेड, ताकि उसको हम ताकि हम उसे रोटेट कर सकें, इस तरह से रोटेशन उसमें ला सकें, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका ABCD का, है ना। नॉर्थ और साउथ यहाँ पर मैंने लिख दिया है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। B1 और B2 ये दो चीजें हैं। तो B1 और B2 को समझने के लिए मान लीजिए कि जो कॉइल आपने तैयार किया है, आर्मेचर जो तैयार किया है, उसमें वायर जो है वो इतना पोर्शन में है, इतना पोर्शन में ऐसे, ठीक है, इतना पोर्शन में। तो अब ये कनेक्ट किया जाएगा एक कंडक्टर वायर से, ये भी कंडक्टर वायर से कनेक्ट किया जाएगा ताकि इसको लॉन्ग किया जा सके। और लॉन्ग करने के बाद वो बाहर का पोर्शन जो डिवाइस में रहेगा वो बाहर में कुछ निकला हुआ रहेगा और उसे रोटेट किया जा सके, वो एक्सिस कहलाता है। एक्सिस यहाँ पर मैंने दिखलाया है, ठीक है। तो ये एक्सिस दिखलाया है, और ये जो थिकनेस यहाँ पर देख रहे हैं एक्सिस के राइट और एक्सिस के लेफ्ट में, वो ऐसे ही ये जो फर्स्ट फ्रंट पोर्शन आप देख रहे हैं, है ना, जितना थिकनेस इसका है उससे कम थिकनेस इसका है ना। तो ये उसी आर्मेचर का एक पार्ट है, ये शाफ्ट कहलाता है, ठीक है, शाफ्ट कहलाता है। उसी पर ये R1 और R2 दो रिंग फिक्स किए हुए रहते हैं। R1 और R2 दो रिंग होते हैं, सर्कुलर रिंग फिक्स रहते हैं, मेटालिक रिंग रहते हैं, और ये फिक्स रहते हैं। और इसमें से एक रिंग के साथ ये जो ABCD लूप आ रहा है जी, उसका एक कनेक्शन रहता है और दूसरा एंड लूप का दूसरा एंड दूसरे रिंग के साथ कनेक्टेड रहता है। आप समझ गए? तो अब इसके साथ ये B1 और B2 जो देख रहे हैं, ये कार्बन ब्रश रहता है, कंडक्टर होता है कार्बन ब्रश। कार्बन जो होता है ना ग्रेफाइट केस में, वो कंडक्टर होता है, तो उसका यहाँ पर कांटेक्ट रहता है। अब कांटेक्ट रहेगा यहाँ से यहाँ, तो यहाँ कंडक्टर वायर के जरिए इसको ले आइए कनेक्ट करके, और कनेक्ट करने के बाद उसे एक सॉकेट में कनेक्ट कर दीजिए। सॉकेट 3 पिन सर्किट जो हर जगह आप देखते हैं इजीली, हमारे यहाँ हर रूम में रहता है, ठीक है, जिसमें हम लोग फैन का प्लग इन करते हैं या आयरन का प्लग इन करते हैं या फिर दूसरी चीजें जैसे फ्रिज वगैरह हो उसका हम प्लग इन करते हैं, वो सॉकेट रहता है, वैसे ही सॉकेट वहाँ अवेलेबल रहेगा। तो दोनों ब्रश जो B1 और B2 हैं, वहां से जो कनेक्शन आएगा कंडक्टर वायर के जरिए, वो इसमें एक पॉइंट इस पे और एक पॉइंट इस पे कनेक्टेड रहेगा। तीसरा पॉइंट वो जो है वो अनकनेक्टेड रहता है, उसको आप चाहें तो अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्थ से कनेक्ट करना कैसे होता है वो हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे, है ना, वो प्रोसेस कहलाता है अर्थिंग, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए कि दो जो एंड आया है ABCD लूप का, उसमें से एक एंड R1 रिंग से कनेक्टेड है और दूसरा एंड R2 रिंग से कनेक्टेड है। और R1 से कनेक्ट है ब्रश, कार्बन ब्रश B1, और R2 से कनेक्टेड है कार्बन ब्रश B2। दोनों को कंडक्टर वायर के जरिए एक 3 पिन प्लग सॉकेट में नीचे वाले पॉइंट्स जो दो होते हैं उससे कनेक्ट करते हैं। ऊपर वाला जो एक सिंगल पॉइंट होता है उसको अनकनेक्टेड रखते हैं,
इतना कर लिए, समझ लिए, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है अब हमें ये समझना है, ठीक है। चलिए अब इसको अरेंज करें। वर्किंग थ्योरी, वर्किंग थ्योरी को समझने के लिए अब आए यहाँ पर। ये जो आप शाफ्ट देख रहे हैं, ये शाफ्ट के साथ ये एक्सिस है, इसी एक्सिस पर बाहर में हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उसमें बाहर में इसका एक्सिस का कुछ पोर्शन आउट रहता है, तो उसी पोर्शन को, जैसे ये आप थोड़ा सा देख रहे हैं इसके कंपैरिजन में कम थिकर है ना, तो ये पोर्शन मान लीजिए बाहर में है, तो बाहर में आप हम इसको रोटेट करने के लिए अरेंज कर सकते हैं, इसको हम रोटेट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो रोटेट जब हम करेंगे इसको बाहर से, तो फिर ये इंटरनली R1 R2 के साथ ही जो यहाँ कांटेक्ट में है B1 B2 के साथ है ना, B1 B2 तो रोटेट नहीं करेगा क्योंकि वो कांटेक्ट में है, सिर्फ वो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन R1 R2 के साथ ये जो आर्मेचर का ये पॉइंट है, पोर्शन है ABCD, वो रोटेट करता है, वो रोटेट करना शुरू कर देता है। अब वो रोटेट करता है तब उससे क्या होता है, ये पोर्शन आप देख रहे हैं AB नॉर्थ पोल के सामने और एक पोर्शन आप देख रहे हैं CD साउथ पोल के सामने, मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा इस डायरेक्शन में है ना, इधर से आएगा और इधर जाएगा, ठीक है। तो इस फील्ड में ये कंडक्टर मूव करेगा, कौन, AB। किस तरह से मूव करेगा, वो ऊपर आएगा, ये फेस नॉर्थ पोल के सामने पड़ रहा है, ये नॉर्थ पोल के सामने ये पड़ रहा है, तो इसके सामने वाला ये फेस जो है वो बाहर की तरफ आपकी तरफ जाता हुआ रोटेट करता है ना, यस। तो इस तरह से रोटेशन करने पे जो AB पोर्शन है कंडक्टर का और जो CD पोर्शन है कंडक्टर का वो भी मूव करता है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है और ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो अब याद कीजिए फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो याद कीजिए। क्या कहते हैं, जब भी किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं ये, तो उससे लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वेरिएशन होता है और उस वेरिएशन की वजह से उसमें करंट इंड्यूस होता है, यही था ना। तो हम यहाँ पर अब चाहेंगे यही कि अब जो मूवमेंट आ गया, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में ये मूवमेंट आया है कंडक्टर का, तो मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में प्रेजेंस में अगर मूवमेंट है कंडक्टर का, तो ये कंडक्टर का पोर्शन जो AB है उसमें करंट इंड्यूस होगा और जो पोर्शन CD है उसमें भी करंट इंड्यूस होगा। अब इस इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किस तरफ होगा, उसके लिए हम राइट हैंड रूल को यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल है ना यार। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है, अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और ये थंब, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर आप स्ट्रेच कर लीजिए और स्ट्रेच करने के बाद 4 फिंगर को सेट कीजिए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, थंब को सेट कीजिए मूवमेंट के डायरेक्शन में, तो मिडिल फिंगर जो होगा वो इंड्यूस करंट के डायरेक्शन में सेट हो जाएगा। यही था उसका स्टेटमेंट है ना, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का जो स्टेटमेंट था वो यही था। तो अब इसको यहाँ पर हम सेट करते हैं और सेट करने के बाद बताते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का लाइन लेफ्ट टू राइट है आपके लिए, तो हमने अपने 4 फिंगर को लेफ्ट टू राइट में एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये पोर्शन AB जो है मैग्नेटिक पोल जो N है, नॉर्थ पोल है, उसके सामने ये मूव करता हुआ किधर आ रहा है, ऐसे आप मूव कर रहा था तो उसमें किस तरफ आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब को हम बाहर की तरफ इंडिकेट करेंगे, यस। तो यहाँ पर थंब हम आपकी तरफ बाहर की तरफ इंडिकेट कर दिए। तो अब 4 फिंगर राइट वार्ड और थंब आउटवार्ड, तो फिर ये मिडिल फिंगर क्या हुआ, बॉटम टू टॉप मूव करना शुरू कर देगा, है ना। तो करंट जो इसमें प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस होगा, वो A to B जाएगा, ठीक है, A to B। तो अब यही चीज फिर हम CD में आए करने के लिए, ठीक है। तो CD में जब करने के लिए आएंगे तो हमारा 4 फिंगर फिर भी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में एडजस्टेड रहेगा, अरेंज रहेगा, लेकिन थंब जो होगा इस बार ये थंब, अब ये पोर्शन आप इनवर्ड देख रहे थे मूव करता हुआ, है ना, रोटेशन के दौरान अंदर की तरफ मूव करता हुआ देख रहे हैं, तो थंब को इस बार मूव करेंगे अंदर की तरफ, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करने के बाद ये मिडिल फिंगर जो है वो टॉप टू बॉटम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CD पोर्शन में जो कंडक्टर वायर CD का है उसमें करंट जो इंड्यूस होगा वो टॉप टू बॉटम होगा, C to D। तो एरो हम इसमें यही देंगे,
ठीक है, ये करंट हो गया इंड्यूस करंट का डायरेक्शन, ये भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हो गया, है ना। और इसके लिए हम जो मूवमेंट दिखला रहे हैं, ए बी को बाहर की तरफ मूव करता हुआ और सी डी को अंदर की तरफ, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक सर्किल बना करके डॉट दे देते हैं जो इंडिकेट करेगा ये मूवमेंट, वी नीचे लिख देते हैं, वी का मतलब ये मूव करने वाला मूवमेंट हो गया, है ना, वेलोसिटी, तो ये ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो हम क्रॉस साइन देंगे सर्किल बना के वो क्रॉस का देंगे, तो ये भी यहाँ पर दे देते हैं, तो इसका मतलब ये अंदर की तरफ का मूवमेंट हो गया। जितनी देर तक हम इसे रोटेट करते रहेंगे उतनी देर तक ये चेंज होता रहेगा पोजीशन। तो एक फिक्स टाइम होगा जितना टाइम में ए बी यहाँ से रोटेट करता हुआ ऐसे रोटेट करते करते यहाँ साउथ पोल के नजदीक पहुंचेगा, और उतने ही टाइम में सी डी इंटरनली रोटेट करता हुआ वो नॉर्थ पोल के सामने पहुंचेगा, ठीक है, यस। तो अब उसके बाद CD का टेंडेंसी होगा बाहर आने का, और AB का टेंडेंसी यहाँ पर साउथ पोल के पास जो होगा AB उसका टेंडेंसी होगा अंदर जाने का, ठीक है। तो अब CD में करंट जो होगा, CD पोर्शन में उसमें करंट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, और AB में यहाँ पर करंट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो अब इससे रिंग पर क्या इफेक्ट पड़ता है अब देख लीजिए। करंट का जो डायरेक्शन फर्स्ट टाइम था AB पोर्शन में, ये ऊपर की तरफ हम दिखला रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर की तरफ दिखला रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि करंट इस पोर्शन से आ रहा है, तो यहाँ पर कॉइल का ये पोर्शन अटैच है, कनेक्टेड है, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव पोल का काम करता है, पॉजिटिव पोटेंशियल का काम करता है ना, पॉजिटिव पोटेंशियल ही देता है, करंट को सप्लाई करता है। तो दूसरी तरफ आप सीडी देख रहे हैं कि ये करंट लेता हुआ आ रहा है और यहाँ R2 के साथ जाकर कनेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है तो आने वाला निगेटिव टर्मिनल होता है, जहाँ पर आता है करंट लौट करके वो निगेटिव टर्मिनल होता है, तो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा, यस। तो R1 हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल पर रहेगा और R2 हमारा निगेटिव पोटेंशियल पर रहेगा उतनी देर तक जितनी देर में AB रोटेट करके साउथ पोल के सामने चला जाएगा और CD रोटेट करता हुआ नॉर्थ पोल के सामने चला आएगा उतनी देर तक। अब उसके बाद अब AB जो होगा वो यहाँ पर साउथ पोल के सामने रहते हुए वो अंदर की तरफ मूव करता हुआ रहेगा, और CD जो AB की जगह पर आ गया अब नॉर्थ पोल के सामने है, इसलिए बाहर की तरफ आता हुआ मूव करेगा, है ना, बाहर की तरफ मूव करता हुआ आएगा। तो अब इसमें जो करंट पैदा होगा CD में वो अब ऊपर की तरफ डायरेक्शन लेगा, और AB में जहाँ रहते हुए करंट पैदा होगा वो नीचे की तरफ डायरेक्शन लेगा। तो अब जब CD ऊपर की तरफ करंट ले जाने वाला शो करेगा डायरेक्शन, तो CD का कनेक्शन यहाँ है R2 के साथ, तो ये R2 अब जो होगा वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा, और AB का कनेक्शन यहाँ पर है R1 के साथ, तो R1 निगेटिव पोटेंशियल पर आ जाएगा, समझे। तो अब उतनी देर तक ये भी रहेगा जितनी देर में CD जो यहाँ पर है अब रोटेट करके फिर यहाँ पर पहुंच जाए, और AB जो यहाँ पर है वो अंदर ही अंदर रोटेट करके फिर नॉर्थ पोल के सामने पहुंच जाए। तो अब आपने देखा जितनी देर तक पहली बार AB नॉर्थ पोल के सामने था और CD साउथ पोल के सामने था, उतनी ही देर तक CD नॉर्थ पोल के सामने रहा और AB साउथ पोल के सामने रहा, और इतनी देर में जी हाफ रोटेशन AB ने साउथ पोल तक जाने में लिया और CD ने नॉर्थ पोल तक आने में लिया हाफ रोटेशन, और उसके बाद अगला हाफ रोटेशन में फिर AB साउथ से नॉर्थ पोल पहुंच गया और CD नॉर्थ से साउथ पोल पहुंच गया, है ना। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार चेंज होगा, है ना, 2 बार चेंज होगा। क्या चीज? पोलैरिटी ऑफ द रिंग्स। पहली बार AB यहाँ नॉर्थ पोल के सामने था, तब R1 और R2 का पोलैरिटी देख लीजिए, ये AB का कनेक्शन R1 के साथ तो पॉजिटिव, CD का कनेक्शन R2 के साथ तो नेगेटिव पहली बार ही, ठीक है। अब जब हाफ रोटेशन हुआ तो अब ये चेंज करके R1 क्या हो गया, अब नेगेटिव पोटेंशियल पर आ गया, और R2 क्या हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल पर आ गया, है ना। तो इस तरह से ये चेंज हो गया, तब जाकर के एक कंप्लीट रोटेशन हुआ। तो अब फिर रोटेशन जारी रहेगा, तो फिर यही बातें दोहराई जाएंगी, यही प्रोसेस दोहराया जाएगा, रिपीट होगा, है ना। जब तक कि हम इसे रोटेट करते रहेंगे तब तक ये प्रोसेस भी रिपीट होता रहेगा। इट्स ओके। चलिए अब इसी को लिखना है। ठीक है, लिख लिए। अब इसको पढ़ता हूं मैं और आप भी पढ़ें। When the armature is rotated about its axis in the magnetic field, क्या हुआ
जब आर्मेचर को रोटेट किया जाएगा उसके एक्सिस के अबाउट में, एक्सिस यहाँ है, इसके अबाउट में इसे रोटेट किया जाएगा, तब क्या होगा, द पोर्शन ए बी नियर द नॉर्थ पोल, ये पोर्शन ए बी नियर द नॉर्थ पोल एंड सी डी नियर द साउथ पोल, यहाँ सी डी comes in motion, वो मोशन में आता है। so an induced current is found in them, जी induced current उनमें पाया जाता है, due to which the ring R1 becomes at positive terminal and R2 becomes at negative terminal, जिसकी वजह से R1 क्या हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल यानी हायर पोटेंशियल पर आ जाता है, और R2 लोअर पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करता है। ओके, और इसकी वजह से जो कांटेक्ट में V1 और V2, ये पोटेंशियल R1 से कांटेक्ट V1 है, इसलिए पोटेंशियल यहाँ से चल करके इस सॉकेट में यहाँ पहुंच जाता है, और R2 से कांटेक्ट में है V2, इसलिए वो पोटेंशियल V2 के जरिए इस पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब आप ये समझ लीजिए कि ये प्लस और ये माइनस हो गया, ठीक है। हाफ रोटेशन में ये हाल है। तो इन द नेक्स्ट हाफ रोटेशन में अब क्या होगा, यस अब ये देख लीजिए, इस तरह से जब हाफ रोटेशन कंप्लीट होता है किसका, आर्मेचर का, तो क्या होता है, इन हाफ रोटेशन के कंप्लीट होने पर एट द एंड ऑफ द हाफ रोटेशन ए बी रीचेस नियर द साउथ पोल एंड सी डी रीचेस नियर द नॉर्थ पोल। ए बी कहाँ पहुंच जाता है, यहाँ से चल के साउथ पोल के पास पहुंच जाता है, और सी डी अंदर ही अंदर चल के कहाँ पर पहुंच जाता है, नॉर्थ पोल के पास पहुंच जाता है, ठीक है। तो अब जब इस तरह से वो अपना पोजीशन को चेंज कर लिया, तो फिर अब इसकी पोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि इसमें इंड्यूस्ड करंट जो होंगे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। जो ए बी में करंट पास कर रहा था ए से बी की तरफ नॉर्थ पोल के पास, अब वही ए बी जब साउथ पोल के पास पहुंच जाएगा, तो अब उसमें करंट किस तरह पाया जाएगा, अब डाउनवर्ड पाया जाएगा, यानी B2A। और जो CD में अभी करंट देख रहे थे आप हाफ रोटेशन के शुरू में कि C से D की तरफ है, वो जब यहाँ से चल करके यहाँ पर पहुंच जाता है, तो अब इसका मूवमेंट आउटवर्ड होने की वजह से अब करंट जो इसमें इंड्यूस होगा वो अब D से C की तरफ होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब CD का कनेक्शन किससे है, R2 से, तो R2 अब पॉजिटिव हो जाएगा, और AB का कनेक्शन किससे है, R1 से, तो R1 अब नेगेटिव हो जाएगा। तो है ना, यही लिखा है यहाँ पर। So in the next half rotation, induced currents are reversed, and so the ring R1 becomes negative and the ring R2 becomes positive. Yes. तो अब इस तरह से हाफ रोटेशन पहले हुआ, हाफ रोटेशन अब हुआ, कितना हो गया, अब मिलकर के वन रोटेशन, कंप्लीट वन रोटेशन हो गया। तो एक रोटेशन में दो बार इसकी पोलैरिटी चेंज कर गई। तो इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा जब तक कि आप इसे रोटेट करते रहेंगे। एक कंप्लीट रोटेशन में दो बार पोलैरिटी चेंज होगी R1 और R2 की। यस, इस तरह से यही चीजें रिपीट होती रहेंगी। Therefore, the same is repeated till the rotational motion of the armature. जी, जब तक रोटेशनल मोशन आर्मेचर का होता रहेगा तब तक वही पोलैरिटी चेंज होती रहेगी। R1 पॉजिटिव होगा और R2 नेगेटिव होगा, कभी R1 नेगेटिव होगा और R2 पॉजिटिव होगा, है ना, ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो यही है AC जनरेटर का वर्किंग। ठीक है, आपने समझ लिया। चलिए, तो अब हम यहाँ पर से आगे बढ़ते हैं, और हमारे पास अब डिस्क्राइब करने के लिए एक पॉइंट और है जो अक्सर एग्जामिनेशन में आता है, डोमेस्टिक वायरिंग, हाउस वायरिंग। ठीक है, हाँ, हाउस वायरिंग करने के लिए डायग्राम बनाने के लिए आता है। वो डायग्राम कैसे बनाते हैं वो आप जान लीजिए, है ना। लेकिन उससे पहले कि मैं डायग्राम बनाऊं, इस पर एक बात मैं कह दूं कि ये जनरेटर जो होते हैं, ऐसे हमारे पास सिंपल जनरेटर प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलते हैं अक्सर मैरिज सेरेमनी के टाइम में, जहाँ पर वो ऑपरेटेड रहते हैं, या उस तरह से दूसरे और फंक्शन जो होते हैं उसमें भी, है ना, ताकि इलेक्ट्रिसिटी इंटरप्शन नहीं हो। देखा ही आपने होगा जनरेटर्स। ठीक है, तो ऐसे ही जनरेटर होते हैं वो पावर स्टेशन पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस की जाती है, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है वो फिर वायर के जरिए पोल से होते हुए वो एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाता है। आपने देखा होगा, देखा ही है, हर तरफ पोल और वायरिंग किया हुआ रहता है, मिलता है सिस्टम, है ना। जगह जगह पर बीच बीच में कहीं कहीं पर ट्रांसफार्मर भी देखते होंगे, है ना, ये देखते होंगे। तो ये सब सिस्टम है, इसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए। ट्रांसफार्मर का काम है कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के दौरान कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी का
लॉस होता है, तो जो कुछ भी लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर उसको मेकअप करता है, उसका काम है मेकअप करना। ठीक है, तो अब आइए डोमेस्टिक वायरिंग पर। जी, ये रहा एक सिंपल डायग्राम हाउस वायरिंग का। क्या है इसमें, आप ये देख रहे हैं यहाँ पर ये दो वायर है, जो पोल पर आ रहा है वायर, उसमें से ये दो वायर है, एक वायर न्यूट्रल होगा और एक वायर लीव वायर होगा। लीव वायर मतलब उसमें करंट रहता है, वोल्टेज रहता है, उसका पोटेंशियल हाई होता है, और जिसको न्यूट्रल वायर लिख रहे हैं उसका पोटेंशियल लो होता है, जीरो होता है ना। तो दोनों वायर के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, हमारे यहाँ जो सप्लाई होता है उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट होता है। डोमेस्टिक सप्लाई जो भी है सबका हम सब के यहाँ जो भी है वो 220 वोल्ट होता है। अब वहां से दो वायर कनेक्ट करके लाए पोल वायर से, तो पोल वायर से लाने के बाद अब हम इसको यहाँ पर फ्यूज से होकर पास कराते हैं, है ना ये, और उसके बाद यहाँ पर इसको मीटर में हम कनेक्ट कर देते हैं। मीटर सबके यहाँ शुरू में ही रहता है, ठीक है, वो रीडर रहता है, कितना करंट आपके यहाँ यूज किया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी को यूज किया जा रहा है वो रीड करेगा, कितना एम्पियर करंट पास कर रहा है वो रीड करेगा। अब उसके बाद यहाँ पर मीटर में 2 पॉइंट है, तो उधर से आने वाला वायर दोनों कनेक्ट हो गया, और यहाँ से 2 पॉइंट है मीटर का, तो यहाँ से अब निकाल ले 2 वायर, और अब हम अपने रूम में जहां जहां हमें चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को यूज करने की जरूरत है, वहां पर हम ऐसे 2 वायर ले जाएंगे, और ले जाने के बाद रूम में एक बोर्ड होता है जहां पर हम अपने बहुत सारे स्विचेस रखते हैं उस बोर्ड में, और जैसे बल्ब का होता है, फैन का होता है, टीवी का होता है, या दूसरे पर्पसेस के लिए होते हैं। तो वैसे ही ये एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड हो गया। इस बोर्ड में यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा दिया गया। ठीक है, इंडिकेटर लगाने के बाद अगर इंडिकेटर लगा दिए हैं तो इंडिकेटर जलेगा, ग्लो अप होगा। अगर वो ग्लो अप होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो यहाँ से कनेक्शन किया है यहाँ तक लाने में वो करेक्ट है। अगर वो ग्लो अप नहीं हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनकरेक्ट है, कहीं पर ना कहीं का गड़बड़ है ना, तो उसे रेक्टिफाई करना होगा। वहां से एक फ्यूज के जरिए, ये जो आप देख रहे हैं ये शेप, ये फ्यूज है, फ्यूज वायर, तो एक फ्यूज के जरिए यहाँ पर स्विच केबल जो है ना उसको साथ हमने कनेक्ट कर दिया। स्विच का दूसरा पॉइंट यहाँ है नीचे, देख रहे हैं, तो नीचे तो देख रहे हैं वहां से एक वायर लिए, और जिस अप्लायंस, मान लीजिए बल्ब हमें जलाना है तो बल्ब का होल्डर होगा, होल्डर में एक पॉइंट पर ला करके उसे कनेक्ट कर दिए। अभी होल्डर का दूसरा पॉइंट रह गया, दूसरा पॉइंट को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से वायर लेंगे और जाके इंडिकेटर में जो न्यूट्रल पॉइंट का वायर था उससे कनेक्ट करेंगे। ये जो आया है वायर स्विच के जरिए वो लीव वायर था, मतलब हाई पोटेंशियल का था, और वो जो वायर रहेगा वो न्यूट्रल का रहेगा, जीरो पोटेंशियल का रहेगा, है ना। दोनों पोटेंशियल मिलना चाहिए अप्लायंस को, तभी जो है कि करंट रन करता है। ठीक है, अब ये बल्ब ऑपरेट होगा जब भी आप स्विच ऑन करेंगे, और बल्ब ग्लो अप नहीं होगा जब भी स्विच ऑफ रखेंगे। ठीक है, यस, यही होता है। ये बाकी के 2 स्विच जो मैंने यहाँ पर दिखलाया है, ये भी K2 और ये K3, तो ये भी पर्पसली ही है। आप जिस अप्लायंस को और यूज करना चाहते हैं उसके लिए दे दीजिए। अगर रिक्वायरमेंट 2 से ज्यादा अप्लायंस की है तो 2 से ज्यादा स्विच दीजिए, जितना अप्लायंस उतना स्विच, ये आप याद रखिए, है ना, बेहतर रहेगा। ठीक है, और उसके बाद वैसे ही कनेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैंने कनेक्शन नहीं किया है, लेकिन ये आपने छोड़ दिया है कि जैसे रिक्वायरमेंट है वहाँ पर ये स्विच से जाएगा कनेक्शन, और उस अप्लायंस के पॉइंट पर जहाँ पर अप्लायंस रहेगा वहाँ पर आके कनेक्ट होगा। ठीक है जी, तो अब एक और काम कर सकते हैं आप के बोर्ड में ही आप एक 3 पिन सॉकेट डाल दीजिए, है ना। ये 3 पिन सॉकेट डाल देंगे अगर आप, ये तो अब ये आपका काम करेगा। जो अब फैन अगर है, स्टैंड फैन है जी, सीलिंग फैन नहीं है, स्टैंड फैन है, या टीवी का प्लग है उसको इंसर्ट करना है तो यहाँ पर कर देंगे। आयरन का अगर इंसर्ट करना होगा तो प्लग यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, प्लग इन करेंगे। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप ऑपरेट होने के लिए तो कनेक्ट करना पड़ेगा। कनेक्ट करने के लिए एक वायर, एक पॉइंट जो है ना यहाँ पर, यहाँ पर से वायर लीजिए और इसको ले जाके यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, और ये जो एक पॉइंट रह गया इसका, क्योंकि 2 कनेक्शन तो होना ही चाहिए तब ना पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, तो ये लीव वायर का यहाँ पर आ गया।
और दूसरा कनेक्शन यहां से लीजिए और यहां से लेने के बाद यहां लाके कनेक्ट कर दीजिए। यस, तो ये हो गया। अब इसके बाद फिर आप जरूरत के मुताबिक जितनी भी चीजें उसमें बढ़ाइए, इंक्रीमेंट कीजिए, है ना। ये काम सिंपल सर्किट के लिए ओवर हो गया। रिमार्क्स लिख लीजिए, है ना। यस, ये है रिमार्क्स का पॉइंट नंबर 1। इसमें क्या हमें बताया जा रहा है, टू प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ द हाउस वायरिंग फ्रॉम ओवरलोडिंग ए फ्यूज यूज्ड। ए फ्यूज इज यूज्ड, एक फ्यूज को यूज किया जाता है। जो हम अपना डोमेस्टिक वायरिंग या हाउस वायरिंग कराते हैं उसको ओवरलोडिंग के केस से बचाने के लिए एक फ्यूज वायर यूज किया जाता है। A fuse wire is of high resistance, so when a high current passes through it, it gets heated fast. तो फ्यूज क्या होता है, बहुत ही थिन वायर होता है, जितना कम थिकनेस उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, तो बहुत ही थिन वायर रहता है। तो एक फ्यूज वायर जो है, ए फ्यूज वायर इज ऑफ हाई रेसिस्टेंस, सो व्हेन ए हाई करंट पासेस थ्रू इट, तो जब उसे हाई करंट पास करता है तब क्या होता है, इट गेट्स हीटेड फास्ट, तो पहले यही गर्म हो जाता है जी। और जब पहले गर्म यही हो जाता है ड्यू टू जनरेशन ऑफ एक्सेस हीट की वजह से, जूल्स लॉ आपने पढ़ा है ना, जितना ज्यादा करंट जितना ज्यादा रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस्ड, है ना। तो उतना ही ज्यादा इसमें हीट प्रोड्यूस होता है, एक्सेस हीट पैदा होता है। एक्सेस हीट पैदा होने की वजह से उस वायर का टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचते देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी पहुंच जाता है, और जल्दी पहुंचने की वजह से वो वायर मेल्ट कर जाता है। तब क्या होता है, यहाँ पे वही लिखा है, सो इट्स गेट्स मेल्टेड, और तब वो मेल्ट कर जाता है, पिघल जाता है, वही फ्यूज हो गया, है ना। अब क्या करना है, इन टर्न, तो अब इसके बदले में क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, नतीजा क्या होता है, द इलेक्ट्रिक करंट, इन टर्न द इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम्स ओपन, तब जाकर के इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हो गया, ओपन हो गया, फ्यूज हट गया जी, फ्यूज रिमूव हो गया। तो वैसे ही अब काम करेगा सर्किट जैसे स्विच ऑफ होने पर करता है ना, उसे कोई करंट पास नहीं करता है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बिकम्स ओपन एंड करंट फ्लो इज स्टॉप, करंट फ्लो क्या है, वो स्टॉप हो जाता है। तो दिस वे वी प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम कैचिंग फायर, इस तरह से हम सर्किट को बचा लेते हैं, किससे, कैचिंग फायर से, है ना। अक्सर आपने सुना होगा कि बिजली की वजह से आग लग गई, तो इस केस से बचने के लिए, बचाने के लिए, ओवरलोडिंग के केस से बचाने के लिए हमें कौन सा प्रोटेक्टिव स्टेप यूज करना चाहिए, टेकअप करना चाहिए, तो फ्यूज का यही काम रह गया है, ठीक है। मार्केट में जो फ्यूज मिलता है उस पर अलग अलग रेटिंग होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर वगैरह वगैरह। हमें कितनी की जरूरत है उसके हिसाब से हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, है ना। हमें जितना करंट सर्किट से पास करना चाहिए, है ना, जितना करंट हमें पास करना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा, है ना, या कम से कम उतने के बराबर का एम्पियर वाला फ्यूज वायर हमें यूज करना चाहिए, है ना, उससे कम नहीं। जितना हमें करंट सर्किट में रन करना है, जितना हमारे सर्किट में करंट को रन करना है, उस करंट के स्ट्रेंथ से थोड़ा ज्यादा, उस करंट के स्ट्रेंथ से थोड़ा ज्यादा। दूसरा स्टेप है एक और, अक्सर आपने देखा होगा कि हम लोग प्रेशर आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज करते हैं, उसको जब हम टच करते हैं तो उसके बॉडी में कभी कभी करंट का एहसास होता है। यस, तो ये बॉडी करंट आना डेंजरस है, हार्मफुल है ना। उसका शॉक जो लगता है, कभी कभी हम उसे टॉलरेट कर लेते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं। तो जो लोग नहीं करते हैं उनकी डेथ भी हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से डेथ भी होता है। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए भी हमारे पास ये एक प्रोटेक्टिव स्टेप होना चाहिए, ठीक है। तो वो है अर्थिंग, ये प्रोटेक्टिव स्टेप है अर्थिंग। तो दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे अर्थिंग का। यस, ये दूसरा पॉइंट है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्स फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक वी यूज प्रॉपर अर्थिंग। क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को प्रॉपर अर्थिंग से लैस करते हैं। प्रॉपर अर्थिंग कैसे, जो भी सॉकेट आप देखते हैं जो बोर्ड पर रहता है 3 पिन सॉकेट, उसमें का टॉप पॉइंट हम अक्सर छोड़ देते हैं, अनकनेक्टेड, नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमें कनेक्ट करना है। कैसे, अर्थिंग से उसको वहां पर एक वायर कनेक्ट कीजिए और उस वायर को ले जाकर के ऐसी जगह पर अर्थ के अंदर इमर्स कर दीजिए जहां पर अक्सर मॉइस्चर पाया जाता हो, वो अर्थिंग का काम करेगा, ठीक है। तो अब उससे क्या होता है
कि जनरली इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस टू बी यूज, जो अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं जनरली यूज क्या होता है, देयर आर 3 वायर्स कॉर्ड, है ना, वो उसमें 3 वायर वाले कॉर्ड रहते हैं। तो उसमें कलर कैसा क्या रहता है, रेड है, ब्लैक है और ग्रीन है, ऐसा कलर का वायर रहता है। अब ऐसे वायर में रेड वायर किसके लिए माना जाता है, रेड वायर हाई पोटेंशियल के लिए माना जाता है। इसलिए जो 3 पिन पॉइंट रहते हैं प्लग या सॉकेट, तो नीचे वाले 2 पॉइंट में से एक पॉइंट लीव वायर के लिए और दूसरा पॉइंट न्यूट्रल वायर के लिए। तो इसमें मैंने यही एक्सप्लेन किया है, द रेड वायर इज फॉर लीव वायर, लाइव वायर, एंड द ब्लैक वायर इज फॉर न्यूट्रल वायर। ब्लैक वायर किसके लिए, न्यूट्रल वायर के लिए। तो अब बच गया ग्रीन वायर, जो 3 कलर था, रेड, ब्लैक और ग्रीन, उसमें अब ग्रीन वायर बच गया। तो ग्रीन कलर वाला वायर जो होगा वो बॉडी से कनेक्टेड रहता है, जो कॉर्ड में टॉप पॉइंट रहता है, वहां से उसका कनेक्शन होता है और वो ग्रीन वायर दूसरे एंड पर पहुंचता है और जा करके उस अप्लायंस के बॉडी से कांटेक्ट में आता है। जब उसे हम कनेक्ट करते हैं तब बॉडी से कनेक्ट करता है वहां पर। तो अप्लायंस, the red wire is for live wire and black wire is for neutral wire and the green wire is connected with the metallic body of the appliance। जी, तो जो अप्लायंस हम लोग यूज करते हैं उसका मेटेलिक बॉडी से वो तीसरा जो ग्रीन कलर वायर है, वो तीसरा कलर वायर कनेक्टेड रहता है बॉडी से, मेटेलिक बॉडी से, ठीक है, ऑफ द अप्लायंस विच इज कॉर्ड के जरिए वो मेटेलिक बॉडी से कनेक्ट हो जाता है, विच इज कनेक्टेड विद द टॉप पिन ऑफ द प्लग, है ना। वही हम अभी जो बता रहे हैं, 3 पिन में से एक ऊपर में रहता है टॉप और बाकी 2 में रहता है। तो टॉप वाला पिन जो है वो ग्रीन वायर से कनेक्टेड रहता है और उस ग्रीन वायर का दूसरा एंड कॉर्ड के दूसरे एंड पर रहता है ना। 3 वायर यहाँ पर कनेक्टेड रहेंगे, 3 पिन में से एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, है ना, इस तरह से। तो ये दोनों तो काम कर रहे हैं, एक लीव वायर, लाइव वायर है और एक न्यूट्रल वायर है। तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने का काम करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। और ये वायर जो है वो टॉप पिन पर रहता है कनेक्टेड और ये इसका तीनों का दूसरा एंड कॉर्ड के दूसरे एंड पर रहता है। तो जब वहां पर वो प्लग हम इंसर्ट करते हैं सॉकेट में, तो बॉडी के सॉकेट जैसे आयरन है तो आयरन में भी सॉकेट करने का रहता है प्लग ना, सॉकेट रहता है। तो वैसा हम जब इंसर्ट करते हैं तो वहां पर 2 पिन जो है इससे वो तो कनेक्ट हो जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, और तीसरा जो है वो कनेक्ट होता है बॉडी से। अब बॉडी से कनेक्ट होने के बाद सॉकेट में हम उसे पिन को प्लग करते हैं, इन करते हैं। तो अब अगर हमारा बोर्ड का जो 3 पिन सॉकेट है वो टॉप पॉइंट उसका अगर अर्थिंग नहीं है तब तो वो अनकनेक्टेड रहा है, ग्रीन वायर अर्थ से नहीं कनेक्ट हो पाया। लेकिन अगर वो वायर कनेक्टेड रहता है अर्थ से, तीसरा पिन जो सॉकेट का है अगर वो अर्थ वायर से कनेक्टेड रहता है, तब वो प्लग का भी जो टॉप पॉइंट है वो ग्रीन वायर के जरिए अर्थ से कनेक्टेड हो जाता है। अब उसके बाद जब ये हो जाता है तो इस केस में क्या होता है कि अगर अप्लायंस में बॉडी करंट भी आ रहा हो तो वो बॉडी करंट उस वायर के जरिए डायरेक्टली अर्थ हो जाता है और हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचा लेता है। अब सोचिए अगर वो तीसरा पिन जो ग्रीन कलर के लिए है, अगर सॉकेट में जो हम बोर्ड सॉकेट में डालते हैं, अगर बोर्ड सॉकेट में अर्थिंग नहीं रहे तो फिर वो जो बॉडी टच कर रहा होगा अप्लायंस का वो अर्थ नहीं हो पाएगा, वो करंट अर्थ नहीं हो पाएगा, नहीं अर्थ हो पाएगा। तो हम अगर जाने अनजाने हम उठाएंगे प्रेशर आयरन को, इलेक्ट्रिक आयरन को, तो फिर क्या होगा, हमारा हैंड उससे टच में आएगा और आते ही जो करंट बॉडी पर है वो हमारे बॉडी से होकर के अर्थ हो जाएगा, ठीक है। और उसी केस में हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा जो हमारे लिए डेथ का भी कॉज हो सकता है, रीजन हो सकता है। यस, ये इतना डेंजरस होता है। तो प्रोटेक्ट योरसेल्फ और प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, है ना, हम लोग अपने आप को बचाएं, है ना। तो कैसे, इसी अर्थिंग के जरिए आप अपने अपने घरों में जो भी वायरिंग कराएंगे तो उसमें वो अर्थिंग वायर जरूर कराएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट उसी के लिए था। तो 2 पॉइंट हैं हमारे पास डोमेस्टिक वायरिंग में जो हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। पहला कौन सा स्टेप था, फ्यूज वायर का यूज करना, बोर्ड में ओवरलोडिंग से बचाने के लिए फ्यूज वायर यूज किया जाता है। और दूसरा कौन सा स्टेप था, प्रोटेक्टिव स्टेप, दूसरा स्टेप था अर्थिंग वायर। ये दोनों आपको यूज करना है, ठीक है। चलिए पहला एग्जांपल है, फ्यूज को हम समझने के लिए, उसका इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमने ये पहला एग्जांपल लिया है। क्या, ए सर्किट हैज ए फ्यूज ऑफ 5 एम्पियर। 5 एम्पियर का सर्किट में फ्यूज यूज किया गया है।
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 वाट 220 वोल्ट बल्ब्स दैट कैन बी सेफली यूज्ड इन द सर्किट। हमारे पास समझने के लिए क्या है, सर्किट जो है कितना तक करंट को पास करा सकता है, 5 एम्पियर तक का, है ना। अब हम 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं जो 220 वोल्ट पर ऑपरेटेबल है, ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे कितने बल्ब को हम उस सर्किट में यूज कर सकते हैं एट ए टाइम। तो जब एट ए टाइम करेंगे तो सब मिला करके जितना करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से वो टोटल करंट कितना होना चाहिए, 5 एम्पियर। 5 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यस। तो हमें यही देखना है कि एक बल्ब कितना करंट एम्पियर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये निकाल लें। यस, क्या आया आंसर, 11। तो 11 बल्ब्स हम यूज कर सकते हैं ऐसे सर्किट में। किस तरह से हमने इसे कैलकुलेट कर लिया, देखिए जिस बल्ब को हमें यूज करना है, जिस बल्ब को हमें यूज करना है उसका रेटिंग क्या दिया हुआ है, 100 वाट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। और ऐसे बल्ब को हमें यूज करना है, कई बल्ब को, लेकिन कितना बल्ब को यूज करना है ये हमसे पूछा जा रहा है, हमें इसका इंफॉर्मेशन दिया नहीं जा रहा है। तो जितने भी बल्ब्स ऐसे कनेक्टेड होंगे सर्किट में, वो सभी के सभी सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे। अब आपको ये जान लेना है, ऐसे आप यह जान दीजिए कि डोमेस्टिक वायरिंग में जितने भी अप्लायंस कनेक्टेड रहते हैं जी सब पैरेलल में होते हैं, कोई भी सीरीज में नहीं होता है। क्यों, इसका रीजन पहले ही एक लेसन में जो मैंने बताया होगा उसको आप याद करें, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर सीरीज में सारे के सारे अप्लायंस कनेक्टेड रहेंगे तो कोई भी एक अप्लायंस खराब अगर हो जाता है तो सर्किट ब्रेकअप हो जाता है, ओपन हो जाता है और करंट नहीं फ्लो करता है। तो करंट का नहीं फ्लो करने से कोई भी अप्लायंस वर्क नहीं करेगा। एक अप्लायंस खराब हुआ सबको खराब कर देगा, है ना, सबको बेकार कर देगा, सबका सब डेड हो जाएगा। इसीलिए जो भी अप्लायंस होते हैं डोमेस्टिक वायरिंग में कनेक्टेड जी, तो वो सब पैरेलल में होते हैं। अगर उसमें कोई अप्लायंस खराब हो भी गया तो सिर्फ उससे होकर के करंट नहीं पास करेगा, बाकी सब अप्लायंस से होकर के करंट पास करेगा ही करेगा, ठीक है। इसीलिए तो अब मान लीजिए कि पावर आपको जो दिया हुआ है वो P है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने सॉल्यूशन के लिए हमने स्टेप लेना शुरू कर दिया यहाँ से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P इक्वल टू 100, V PD जो है वो 220 वोल्ट, ठीक है। I कितना होगा, R कितना होगा, R का यहाँ पर कोई काम नहीं है इसलिए आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो I हमें मालूम नहीं है। अगर एक बल्ब हमने यूज किया तो वो कितना करंट को ड्रॉ कर रहा है, तो इससे हम निकाल सकते हैं P हमारे पास क्या है, पावर, और V हमारे पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, I हमारे पास क्या है, करंट। तो इसके बीच में, तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है P इक्वल टू VI, सब लोग जानते हैं, यस। तो अब इससे I का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, I इक्वल टू P बाई V लिखेंगे। P यहाँ 100 है और V यहाँ पर 220 वोल्ट है ना, ठीक। तो एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसका ये बता दिया रिजल्ट, एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ कर रहा है उसका रिजल्ट ये बता दिया, है ना, कितना एम्पियर। चलिए इसको एम्पियर लिख लीजिए, ठीक है, यस। तो अब जितना भी बल्ब हम यूज करेंगे वो सब मिलाकर के इतना इतना एम्पियर यूज करेगा, कंज्यूम करेगा करंट को। तो सवाल यही ना है कि कितना बल्ब हम यूज करें, तो हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए मान लीजिए n टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स टू बी यूज्ड, n। तो एक बल्ब अगर यूज करते हैं तो इतना करंट यूज कर रहा है, करंट ड्रॉ कर रहा है सर्किट से। तो n बल्ब अगर यूज करेंगे तो n टाइम्स इतना करंट यूज करेगा, यस। तो n टाइम्स ni हो जाएगा। लेकिन ये n टाइम्स जो करंट बनेगा वो मैक्सिमम लिमिट उसका कितना होना चाहिए, जितना के सर्किट के लिए वो क्राइटेरिया तय किया गया है। सर्किट के लिए क्राइटेरिया कितना एम्पियर के लिए तय किया गया है, 5 एम्पियर का। सर्किट में 5 एम्पियर से करंट ज्यादा पास नहीं करना चाहिए, नहीं तो सर्किट फिर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ni सब का सब करंट मिल करके 5 एम्पियर ही होना चाहिए। तो इससे n का वैल्यू निकालेंगे हम कैसे, 5 बाई i करके, 5 बाई i करेंगे, i का वैल्यू ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो ये सिंप्लीफिकेशन के बाद आप पाएंगे 11। तो 11 बल्ब को हम लोग यूज करेंगे। ये 220 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 100 नीचे रह जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया और 22 5 110 होता ही है। अब बाई डिनोमिनेटर में एक 10 है तो उस 110 का 0 और ये 10 का 0 कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या, 11 हमारा रिजल्ट हुआ। 11 टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हुए जो सर्किट में यूज किया जा सकता है एट ए टाइम। इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते।
जी, ये रहा दूसरा एग्जाम्पल। Read the question. An electric iron is rated at 230 volt and 750 watt. तो जो आयरन का रेटिंग है वो वाटेज में कितना है 750, और कितने वोल्टेज पर वो ऑपरेट किया जा सकता है 230। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने 220 लिया था वोल्टेज, है ना। तो अब उसके बाद हमसे क्या चाहता है, फाइंड द मैक्सिमम करंट जो ड्रा कर सकता है, वो यूज किया जाए अगर आयरन, वो आयरन जिसका रेटिंग ये है, अगर उसे यूज किया जाए तो मैक्सिमम कितना करंट वो ड्रॉ कर सकता है। और दूसरा पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है द नंबर ऑफ यूनिट्स इन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी का कितना यूनिट यूज किया जाएगा। इट वुड यूज इन 30 मिनट्स, जो 30 मिनट्स चलाया जाए उस आयरन को, तो 30 मिनट्स में कितना एनर्जी वो यूज करेगा, कंज्यूम करेगा। यस, ये दो बातें आपको बताना है, दो क्वेश्चन आपको आंसर करना है, ठीक है, इन दो पार्ट्स का। तो ये हुआ एग्जाम्पल का एक पार्ट का दो पार्ट क्वेश्चन, है ना। इसे क्वेश्चन में एक्चुअली दो पार्ट हैं, है ना, ए और बी, लेकिन खुद ए में भी डिवाइड किया गया है दो पार्ट में। तो ठीक है, तो पहला पार्ट में आपको पता करना था नंबर ऑफ, पहले पार्ट में आपको पता करना है मैक्सिमम करंट ड्रॉन बाय द आयरन, और दूसरे पार्ट में पता करना है नंबर ऑफ यूनिट्स यूज्ड बाय द इलेक्ट्रिक आयरन इन 30 मिनट, 30 मिनट में इलेक्ट्रिक आयरन कितना एनर्जी यूज कर रहा है उसको पता करना है, ठीक है। और आपको फिर मैक्सिमम करंट कितना इलेक्ट्रिक आयरन यूज कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, उसको पता करना है। अब इसमें क्या है, सेकंड पार्ट में, बी पार्ट में, which of the following fuse ratings would be suitable for this electric iron। जी, तो यहाँ पर कई रेटिंग के फ्यूज दिए गए हैं, 1 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 13 एम्पियर। इसमें से कौन सुटेबल होगा इस आयरन के लिए, जो आयरन यूज करके आप जो आयरन आपको यूज करने के लिए कहा जा रहा है, जो आयरन आपको यूज करने के लिए कहा जा रहा है, जिसका रेटिंग आपको सामने दिया गया है 230 वोल्ट और 750 वाट, उस आयरन को यूज करने के लिए सर्किट में कितना एम्पियर वाला फ्यूज सुटेबल होगा यूज करने के लिए। अगर इससे कम का यूज करेंगे तो फिर ओवरलोडिंग का केस, लोडिंग का केस बनेगा, है ना। जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ करेगा आयरन, अगर उससे कम रेटिंग का हम यूज करेंगे फ्यूज, तो फिर वो पहले ही फ्यूज कर जाएगा, है ना, उतना करंट ही नहीं पास करने देगा। तो फिर हम क्या होंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे, वर्क ही नहीं कर पाएंगे। अगर हम उससे ज्यादा एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे तब क्या होगा, तब सर्किट तो अलाउ कर देगा, लेकिन अगर वो कहीं ज्यादा और ज्यादा रहा एम्पियर में, तो फिर जितना कैपेसिटी है सर्किट के लिए, है ना, उतने कैपेसिटी से एक्सीड होने पर वो फ्यूज मेल्ट नहीं करेगा और सर्किट को ओपन नहीं बना पाएगा। तो सर्किट जो है 5 एम्पियर से जैसे ही ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, वैसे ही वो क्या होगा, वो हीट अप होना शुरू हो जाएगा, और इसमें एक खतरा रहेगा कि वो कैचिंग फायर कर ले, है ना। तो ये भी देखना है कि अब कौन सा फ्यूज हमारे लिए सुटेबल है, ठीक है। तो इसका हम जवाब दे सकते हैं तभी जब हम फर्स्ट पार्ट का आंसर कर लें। एज P इक्वल टू VI होता है ना। तो I V आपको मालूम है इसके रेटिंग से, P आपको मालूम है इसके रेटिंग से, I नहीं मालूम है। अगर ये ऑपरेट किया जाए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा ये नहीं मालूम है, यही मालूम करना है, ठीक। तो हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, P का वैल्यू जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है उसको दे दीजिए, है ना, P को उससे रिप्लेस कर दीजिए। अगर पावर है 750 तो यहाँ P के नीचे 750 लिख लीजिए, ठीक है। और V जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर वो ऑपरेटेबल है उसको लिख लीजिए 230, तो 230 ये लिख लीजिए। और I एज इट इज रहने दीजिए क्योंकि अननोन है ये। अब सिंपलीफाई कीजिए I के लिए, तो 750 बाय 230, ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 75 बाय 23 ये आ रहा है एम्पियर, है ना। ये एम्पियर कितना होगा, 23 से 75 को डिवाइड कीजिए, बहरहाल 3.26 आ रहा है ना। तो आप यहां पर लिख लीजिए 3.26 एम्पियर। अब बताइए, जब इतना करंट वो ड्रॉ कर रहा है
तो सर्किट में हमें इनमें से अगर हमें चुनना हो तो किसको चुनेंगे? 3 एम्पियर का ये है। अगर 3 एम्पियर देख रहे हैं तो ये 3.26 एम्पियर ड्रा ही कर रहा है। तो जैसे ही इसको हम अप्लाई करेंगे वैसे ही जल्दी ही मेल्ट कर जाएगा, सर्किट को ओपन बना देगा, इसलिए ये हमारे लिए यूजफुल नहीं हुआ। तो अब ठीक इससे ज़्यादा रेटिंग का ये 5 एम्पियर है ना, और 13 एम्पियर है। तो 13 एम्पियर तो बहुत ज़्यादा रेटिंग का है, इसलिए उसको भी छोड़ देंगे। तो 5 एम्पियर का ही रेटिंग जो है सुटेबल है, इसलिए हम 5 एम्पियर को ही फ्यूज सिलेक्ट करेंगे इसमें दिए हुए कंडीशन में। ठीक है, चलिए तो अब ये तो आंसर हो गया एक पार्ट का। ये हुआ आंसर ए का 1 पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट के लिए आप जानते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड किलोवाट आवर में हम अगर दे दें तो वो 1 यूनिट हो जाएगा। यस, तो कितना पावर कितना है इसका? 750 है ना, वाटेज कितना है? 750। तो जितने टाइम तक यूज कर रहे हैं उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पावर को 750 को आप वाट है ना, ये इतना वाट है, इसको किलो वाट में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे। और टाइम टी, जितने टाइम तक ये यूज किया जा रहा है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करेंगे बाय 60 करके, है ना, 30/60। तो ये एनर्जी कंज्यूम्ड हो गया इन किलोवाट आवर। अब कोई जो कैंसिल हो सकता है वो कैंसिल कीजिए, है ना, ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए। अब ये 0 कैंसिल हो रहा है, वो भी कर दीजिए। अब क्या बचा? टू से 75 को डिवाइड कीजिए, कितना आएगा? इसी यूनिट को आप किलोवाट आवर में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? किलोवाट आवर 0.375 किलोवाट आवर, दैट इज इक्वल टू 0.375 किलोवाट आवर, है ना, और यूनिट अब ये सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया। फर्स्ट पार्ट में जो 2 पार्ट था उसमें पहले का इधर हो गया आंसर और दूसरे का इधर हो गया आंसर। अब बचा सिर्फ लास्ट का तो एक्सप्रेशन मैं पहले कर ही चुका हूँ। अब इसको यहाँ से इरेज करके और डायरेक्ट इसका आंसर कर दूं। यस, ये करंट ड्रॉन है तो ये एम्पियर बड़ा हो रहा है इस 3 एम्पियर से, तो फ्यूज आपका इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा वाला में आपका 5 और 13 है, तो आप सुटेबल पाइए 5 एम्पियर को। यस, तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हो गया। आज के क्लास से आपको बेनिफिट हुआ है। यस, अब ऐसे ही आप एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज देखिए अपने अपने बुक से और वर्कआउट कीजिए और फिर हमें फीडबैक दीजिए। ओके।